नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 2 चैप्टर 2 के प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पाठ का नाम क्या है? अध्याय का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार और लवण, इसके प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? है ना। तो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जो नीले लिटमस को लाल करता है वो अम्ल कहलाता है, जबकि जो लाल लिटमस को नीला करता है ना, लाल को जो नीला करता है उसे क्षार कहते हैं ना, क्षारक कहते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा विलयन कैसा है? क्षार है ना। और इसका पीएच मान पूछ रहा है कि पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान 1 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं ना। तो जिसमें से एक 7 क्या होता है? उदासीन होता है, 7 उदासीन होता है। जबकि जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? क्षारकीय होता जाएगा, है ना। और जबकि जैसे जैसे 7 से हम पीछे की तरफ आएंगे तो ये कैसा प्रभाव होता जाएगा? अम्लीय, अम्लीय होता जाएगा, है ना। तो हमारे ये लाल से नीला कर रहा है, इसका मतलब हमारा विलयन कैसा है? क्षारकीय विलयन है। क्षारकीय विलयन है, उसका पीएच मतलब क्या होगा? 7 से 14 के बीच होगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला पीएच मान 1 दिया है, 1 मतलब अम्लीय है, मतलब ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा 4 है, ये भी अम्लीय होगा, नहीं है। ये भी 5 है, मतलब 7 से कम है, अम्लीय है, नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10, है ना। तो पीएच मान संभवतः 10 होगा इसका। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न हमारा है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? ठीक है, तो इस विलयन में होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तीसरे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, NaOH के 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्ण उदासीन हो जाता है। ठीक है, यदि आगे क्या पूछ रहा है प्रश्न? हाँ, उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH को उसी विलयन का 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 16 ml। क्या हो जाएगा? 16 ml। अगला प्रश्न है हमारा, अपच का उपचार करने के लिए अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है ना। जब हम लोग कुछ खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो अगर वो ठीक तरीके से नहीं पच रहा है तो उसको पचाने के लिए हम किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि हमारे पेट में HCl होता है, अमाशय में, स्टमच में क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और कभी कभी क्या होता है कि HCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कैसा प्रभाव हो जाता है? अम्लीय हो जाता है ना, एसिडिक प्रभाव हो जाता है हमारे पेट में, अमाशय में। इसीलिए बोलते हैं ना, हम लोग जानते हैं, बोलते हैं कि एसिडिटी बढ़ी है ना, यही एसिडिक प्रभाव बढ़ जाता है। तो इसको दूर करने के लिए हमको कुछ क्षारकीय चीज लेना पड़ता है ना, या फिर एंटेसिड, है ना, एसिड के प्रभाव को कम करने वाले, जिसको बोलते हैं एंटेसिड। इसमें बेसिकली क्या होता है? क्षारकीय प्रभाव हो जाता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा एंटेसिड। ठीक है, एसिड के प्रभाव को कम करने वाले। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए, उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, पहले शब्द समीकरण लिखना है और उसके बाद इसको संतुलित करके इसके फार्मूले के रूप में लिखना है। ठीक, तो हमारा शब्द समीकरण है, उसमें हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन को। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलते हैं। तो पहला हो जाएगा, तन सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, हमारा प्रश्न पहले पूछ रहा था कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ क्रिया कर रहा है? तन सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको हम समीकरण के रूप में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, है ना। Zn क्रिया कर लेगा किसके साथ?
SO4 के साथ, और H2 अलग हो जाएगा, H2 गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, जबकि दूसरा हमारा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ पे ये प्रश्न का ही है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो HCl किसके साथ क्रिया कर रहा है? मैग्नीशियम पट्टी के साथ। इसका शब्द समीकरण हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसका हम लोग अब देख लेंगे फार्मूला, संतुलित समीकरण। तो Mg क्रिया करेगा 2HCl के साथ, MgCl2 का निर्माण कर देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है, सी नंबर पे चलते हैं हम लोग। हमारा तीसरा क्वेश्चन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ तनु होगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डाइल्यूट H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ क्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ कर रहा है? Al के साथ, एल्युमिनियम के साथ क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो ये शब्द समीकरण हो जाएगा एल्युमिनियम चूर्ण प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इज इक्वल टू एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण, संतुलित समीकरण के रूप में जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2Al प्लस 3H2SO4 इक्वल टू Al2SO4, है ना। Al2SO4 प्लस 3H2 इसमें से भी बाहर निकलेगा, है ना। सभी अभिक्रियाओं में जो हम लोग अभी देख रहे हैं, इनमें से सभी में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। हमारा चौथा समीकरण दिया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह चूर्ण के साथ क्रिया करता है ना। यहाँ पे HCl किसके साथ क्रिया कर रहा है? Fe के साथ, आयरन के साथ। ठीक है, तो लोह चूर्ण, इसका शब्द समीकरण हो जाएगा लोह चूर्ण प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इज इक्वल टू आयरन क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से भी बाहर हो जाएगी। समीकरण देख लेते हैं। समीकरण हो जाएगा Fe प्लस 2HCl इज इक्वल टू FeCl2, है ना। यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा किससे? Fe के साथ, और H2 गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है हमारा आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है ना। तो प्रश्न है हमारा कि आश्वित जल विद्युत का चालन नहीं करते, है ना, जबकि वर्षा का जल में विद्युत प्रवाहित होती है, तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आश्वित जल में हाइड्रोजन आयन H+, है ना, हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोक्साइड आयन OH- नहीं होते हैं ना। आश्वित जल मतलब प्यूरिफाइड वाटर जो होता है उसमें H+ आयन तथा OH- आयन नहीं होते हैं, और इसी कारण ये विद्युत के वाहक नहीं होते हैं, इसी कारण ये विद्युत का वाहन नहीं करते हैं, विद्युत के चालक नहीं होते हैं। जबकि वर्षा का जल जो है उसमें कुछ अम्ल की मात्रा होती है। वर्षा का जल थोड़ा सा एसिडिक होता है, जिसमें H+ आयन मिला हुआ होता है ना, ये H+ आयन को देता है, इसी के कारण वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर हम लोग लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न क्या पूछ रहा है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, है ना। अर्थात जब हम अम्ल में पानी की मात्रा नहीं मिलाएंगे, है ना, अगर अम्ल में पानी नहीं मिला रहेगा तो इसका व्यवहार अम्लीय नहीं होगा, है ना। किसी अम्ल को अम्लीय होने के लिए उसमें पानी होना आवश्यक है, तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्ल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन H+ नहीं देते हैं, है ना। जल की अनुपस्थिति में अगर जल नहीं होगा अम्ल में तो इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होगा। हम लोगों को पता है कि अम्लीय प्रभाव H+ आयन की वजह से ही होता है, जबकि OH- की वजह से क्षारकीय प्रभाव होता है। ठीक है ना, तो अम्लीय प्रभाव होने के लिए H+ आयन होना जरूरी है, जो कि जल की अनुपस्थिति में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न 9 है हमारा 5 बिलियन हमको दिए हुए हैं ABCD एवं E, है ना। ABCD एवं E, ये जब इनको सार्वत्रिक सूचक की जांच की जाती है, ABCDE की सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है, तो pH मान इनका मिलता है। सार्वत्रिक सूचक क्या है? pH स्केल। क्या है? pH। तो इनकी जब इससे जांच की जाती है तो pH मान क्या मिलता है? पहले वाले का 4, दूसरे का 1, तीसरे का 11, चौथे का 7 और पांचवें का मिलता है 9। ठीक है, 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा बिलियन है?
ठीक है, कौन सा विलयन है हमको बताना है कि उदासीन है या प्रबल क्षारकीय है या प्रबल अम्लीय है या दुर्बल अम्लीय है या दुर्बल क्षारकीय, ये हमको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विलयन डी उदासीन है, विलयन डी उदासीन है। चलिए हम लोग प्रश्न में ही देखते हैं। देखिए हम लोगों को पता है, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि पीएच स्केल क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक के नंबर होते हैं, जिसमें से क्या होता है, जो 7 होता है, 7 जिसका होगा वो उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। जबकि अगर 7 से पीछे की तरफ आएंगे 1 तक, क्या होगा, 1 तक, एक तो यहाँ क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रभाव। कैसा होगा, अम्लीय प्रभाव। जबकि जैसे जैसे हम 7 से 14 तक बढ़ेंगे आगे की तरफ, तो वो कैसा प्रभाव होगा, क्षारकीय प्रभाव। ठीक है ना। तो देखिए पहला हमारा क्या है, पहला ए का कितना है, 4। अगर ए का 4 है मतलब 7 से कम है, माने ये कैसा है, अम्लीय है। कैसा है, अम्लीय है। तो विलयन ए कैसा है, अम्लीय है। जबकि दूसरा 1 है ना, मतलब ये प्रबल अम्लीय है। कैसा है, 4 वाला तो दुर्बल अम्लीय था, 4 था, लेकिन ये कैसा है, प्रबल अम्लीय है, क्योंकि 1 है। 1 है मतलब ये प्रबल अम्लीय हो जाएगा। तीसरा सी कितना है, 11 है, सी 11 है। 11 है इसका मतलब क्या है, ये क्षारकीय है ना, क्षारकीय है। लेकिन कैसा क्षारकीय है, ये कैसा क्षारकीय है, प्रबल क्षारकीय है ना, प्रबल क्षारकीय है। जबकि डी हमारा, डी का कितना है, 7। 7 मतलब उदासीन है। कैसा है, उदासीन है। जबकि ई का कितना है, 9। ई का 9 है पीएच मान। तो 9 है मतलब ये है तो क्षारकीय, लेकिन कैसा क्षारकीय है, दुर्बल क्षारकीय है। ठीक है ना। इस तरह से इसके आंसर हो जाएंगे। तो हमारा ए विलयन डी उदासीन है, क्योंकि पीएच मान इसका 7 है। विलयन सी प्रबल क्षारकीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 11 है। विलयन बी प्रबल अम्लीय है, क्योंकि पीएच मान 1 है। विलयन ए दुर्बल अम्लीय है, क्योंकि पीएच मान 4 है। ठीक है ना। जबकि विलयन ई दुर्बल क्षारकीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 9 है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, परख नली ए, परख नली ए एवं परख नली बी में समान लंबाई के मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए, है ना। समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लेना है। तो परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परख नली बी में एस्टिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से, किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों, इसका उत्तर हमको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, परख नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो एस्टिक अम्ल से बहुत अधिक प्रबल है ना। जो अधिक प्रबल होगा उसमें अधिक तेजी से बुलबुले उठेंगे, बुदबुदाहट होगी। तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो एस्टिक अम्ल CH3COOH की तुलना में ज्यादा प्रबल है ना। इसीलिए बुदबुदाहट अधिक किसमें होगी, परख नली ए में। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न 11 पूछ रहा है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, है ना। प्रश्न है हमारा, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। ठीक है। तो उत्तर देखते हैं हम लोग। उत्तर होगा, दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाता है ना। दही बन जाने पर दूध का पीएच मान घट जाता है। पीएच मान घट जाएगा माने ये कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि दही में अम्ल होता है ना। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। दही में अम्ल होता है, जिससे दूध में हाइड्रोजन आयनों H+ का क्या होता है, सांद्रण बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हम लोग प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न 12 है हमारा, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला रहा है। ठीक है। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो क्या परिणाम होगा। ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। ताजा दूध का पीएच मान 6 से बढ़ करके थोड़ा सा क्षारकीय हो जाता है। और ऑप्शन बी है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। ठीक है। इसका उत्तर हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला उत्तर हो जाएगा, बेकिंग सोडा क्षारकीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है।
इसको दूध में मिलाने पर दूध का पीएच मान 7 से बढ़कर अधिक हो जाता है ना, 7 से अधिक हो जाता है, इसीलिए दूध क्षारीय हो जाता है ना। बेकिंग सोडा क्षारीय होता है, बेकिंग सोडा हम उसमें मिला रहे हैं, बेकिंग सोडा का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षारीय होता है, तो इसको जब हम दूध में डालेंगे तो दूध का पीएच मान भी 7 से अधिक हो जाएगा और ये क्षारीय हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन की उत्तर हम लोग देख लेते हैं, दूसरा बी नंबर। तो बेकिंग सोडा मिले दूध का पीएच मान साधारण दूध के पीएच मान से अधिक होता है, इसीलिए दही बनने के लिए दूध को अधिक समय लगता है ना। तो इसका पीएच मान अधिक हो जाएगा, इसीलिए दही बनने में अधिक समय लगता है, क्योंकि दूध का दही बनने के लिए क्या होगा, इसका अम्लीय प्रभाव होना जरूरी है ना, एसिडिक होना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, तो उत्तर हम लोग देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है और आर्द्रता से क्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है, आर्द्रता माने नमी है ना, नमी को क्या होता है, ये ग्रहण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नमी को ग्रहण करता है, आर्द्रताग्राही होता है और ये आर्द्रता को ग्रहण करके उससे क्रिया कर लेता है और कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रतारोही बर्तन में रखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण देना। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे बोलते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया कर लेते हैं और एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, एवं लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके उदाहरण 2 ठो देने हैं, तो उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण है हमारा पहला, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, ये क्रिया कर रहा है NaOH से क्षार के साथ, तो क्या होगा, इसमें क्लोरीन जो है ये Na के साथ क्रिया करके NaCl बना लेगा, माने नमक बना लेगा, लवण बना लेगा, और HHOH के साथ क्रिया करके H2O पानी बना लेगा। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया कर रहा है किसके साथ, CaOH के होल्ट्राइज के साथ है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है, तो इसमें क्या करेगा, SO4 किसके साथ क्रिया कर लेगा, इसके साथ क्रिया कर लेगा कैल्शियम के साथ, CaSO4 बना लेगा, लवण CaSO4 लवण का निर्माण कर लेगा, जबकि H2O के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, 2H2O पानी बना लेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 है हमारा। प्रश्न 15, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताने। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने का सोडा का हम लोग पहले उपयोग देख लेते हैं। तो धोने के सोडा का 2 उपयोग है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। कहाँ में होता है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। धोने के सोडा का उपयोग है ना, कांच धोने में, साबुन के रूप में और कागज के निर्माण में। दूसरा है, इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, घरों को साफ करने में। ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग देखते हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग है, इसका प्रमुख उपयोग बेकरी में किया जाता है ना। बेकरी में किस लिए किया जाएगा, बेकिंग पाउडर निर्माण में, बेकिंग पाउडर का निर्माण में। जबकि दूसरा उपयोग है अम्ल अग्निशामक में है ना, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है ना, अग्नि बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये इसका उत्तर हो गया हमारा प्रश्न नंबर 15 का। तो बस इस चैप्टर में, पाठ के अंत में इतने ही प्रश्न उत्तर थे। तो आशा है इसको आप लोगों ने देखा होगा, समझने की कोशिश किए होंगे और आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग नियमित देखिए, हमारे वीडियो को। जो कुछ भी आपकी समस्या है उसको हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में, या कुछ आपका सुझाव है तो उसका हम लोग स्वागत करेंगे। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी बता सकते हैं हमको। व्हाट्सअप नंबर है हमारा, लिख लीजिए आप लोग, 7415739624। इस पे आप हम लोगों को कुछ भी अपना सुझाव है दे सकते हैं, आपके सुझाव का स्वागत है। तो हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, उसको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कुछ सजेशन है तो सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में, और उसके अलावा अपना बेल आइकन बटन दबा लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।